गुड इवनिंग बच्चों। आज हमारा एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 4, 5, 6, 7 पर बच्चों हम विचार करेंगे। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का 3 तक बताया गया था, 4 से बच्चों हमारा बचा हुआ है। तो यहां पर बार बार बच्चों कहा जाता है कि क्वेश्चन को आप वर्क करो। पूरी मैथ का रूल कहता है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको पहले बच्चों लिखें। यहां पर बच्चों करा HCF 306,657 बराबर 9, यानी इसका मतलब है कि एक 306 और 657 का HCF जो है ना बच्चों वो हमारा 9 है। यानी हमारा यहां पर दिया हुआ है पहली संख्या बच्चों हमारा 306, फिर हमारे दूसरी संख्या बच्चों हमारा 657, ये पहले आया, ये पहली संख्या हो गया, ये बच्चों दूसरी संख्या हो गया। और इन दोनों के आगे क्या लिखा हुआ है, जो बच्चों लिखा हुआ रहता है ना वही ये वैल्यू होता है। यदि आगे हमारा HCF लिखा हुआ है तो आपको समझना होगा कि ये HCF है। अगर ये आगे LCM लिखा हुआ है तो आपको समझना होगा कि ये LCM दिया हुआ है। तो बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है HCF, चूंकि HCF बराबर बच्चों निकालना क्या है LCM 306 और 657 का क्या है, यानी LCM बच्चों हमारा निकालने के लिए कहा है। तो LCM निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, तो पूरी मैथ कहता है जो आपको दिया हुआ है आपको पहली संख्या दूसरी संख्या HCF और निकालना है। यदि जो निकालने के लिए कहता है वैसा समीकरण खोजो जो निकालने के लिए कहता है उसमें वो मालूम रहे और जो दिया हुआ है वो भी उसमें मौजूद रहे। तो क्या HCF और दो संख्याओं में कोई रिलेशन होता है, तो बच्चों हाँ होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। यानी बच्चों हमारी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल वे अपने HCF और LCM के गुणनफल के समान होता है बच्चों। तो हमारा यहाँ पर पहली संख्या कौन है 306, तो बच्चों 306 हो गया। दूसरी संख्या क्या है 657, तो बच्चों 657 हो गया। फिर बच्चों HCF कितना है 9 और गुने LCM। अब यहाँ पर देखना जो जो चीज दिया हुआ है वो सारे चीजों को लिख दिया और लिखने के बाद अज्ञात राशि बचा के एगो, अगर अज्ञात राशि एगो बचा तो बच्चों क्रिया होंगे और अज्ञात राशि अगर 2 को बच गया तो क्रिया नहीं होंगी, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यही पूरी मैथ का नियम है। तब यहाँ पर LCM 9, LCM से किसको हटाएंगे 9 को, 9 कोची में है गुना में है, तो बच्चा जब हटाएंगे तो वो कहां जाएगा नीचे, कभी भी ऊपर नहीं जाता है। जिसको हटाया जाता है ना तो वो हमेशा नीचे जाता है, नीचे बच्चों होता है। यहाँ पर 306 गुना 657 बटा 9, तो बच्चों यहाँ पर 9 सते 63 2 नोतिया 27, 306 गुने बच्चों कितना आ गया 73 आ गया। अब यहाँ पर 306 गुने 73, अब ये दोनों को बच्चों जो है ना अब आपस में हम लोग क्या करेंगे गुणा कर, ये 306 और 73 को बच्चों तो हम लोग आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करके जो वैल्यू आएगा ना वो वही बच्चों हमारी मान हो जाएगी। जैसे 306 73 छोटी 18 तृतीया 9 चचका 42 छठिया 21 8 2 1 3 9 4 13 1 1 2 और 2 बच्चों, यानी 22 33 8 यही बच्चों हमारी तो इस ढंग से बच्चों बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कह रहा है जांच कर बताएं कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, जब बच्चों प्राकृत संख्या कहा जाता है यानी 1 से स्टार्ट होती है, गिनती वाली संख्या जो है ना हमारी वह बच्चों प्राकृत संख्या कहलाता है। 1 2 3 4 5 6 डॉट कहां तक जाएगा जिसको पता है। प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 पावर n का इकाई अंक अंतिम अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए कहा रहा है। तो यहां पर 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं, इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए कहा जा रहा है। तो इस चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अब देखते हैं। मानना जाता है जिसको भी निकालने के इकाई अंक 0 पर कभी कहता है, कभी इकाई अंक 5 पर कहता है, तो उसके जो कहा जा रहा है उसको बच्चों आप लिखें। यहां पर मान लीजिए कि माना कि a बराबर 6 पावर n,
अब यहाँ पर इकाई अंक शून्य की बात कर रहा है तो 6 का बच्चों आभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। तर्क देने का बहुत तरीका है। यहाँ पर जो हम लोग तर्क देते हैं ना, और वो हम लोग जो है आभाज्य गुणनखंड निकाल के तर्क देते हैं। अब इकाई अंक शून्य की बात करता है, हमको नियम याद नहीं है तो जो कह रहा है वो वैसी संख्या तो 3 को ले लीजिए, जैसे 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, 40 ले लीजिए। अब ये इकाई अंक शून्य पर बच्चों समाप्त है, ये सब का इकाई अंक हमारा 0 है, तब इसका आभाज्य गुणनखंड निकालिए 2 गुने 5, इसका निकालिए 2 गुने 2 गुने 5, इसका निकालिए 2 गुने 3 गुने 5, 40 का निकालिए 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40। छोटी भी लिया, सबसे छोटी, क्योंकि नियम पता लगाने के लिए सबसे छोटी संख्या को लेना बहुत जरूरी है। यानी वैसी सबसे छोटी संख्या लेते हैं जिसका अंतिम अंक बच्चों 0 हो। तो अंतिम अंक यहाँ पर 0 है तो ऐसा को लिया तो देखा 2 शामिल है, यहाँ पर बच्चों देखा कि 5 शामिल है। तो यानी उभयनिष्ठ संख्या कौन हुआ? उभयनिष्ठ संख्या हुआ हमारा 2 गुने 5। तो यानी बच्चों एक तरह का नियम हो गया, रूल हो गया कि जब हमारी कोई संख्या होती है इकाई अंक शून्य पर समाप्त तब होगी जब उसके आभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 ये दोनों का दोनों शामिल। जब बच्चों 2 और 5 जो है ना, ये जब दोनों के दोनों शामिल जब बच्चों होंगे ना, तब जाकर इकाई अंक शून्य पर समाप्त होगा, अन्यथा इकाई अंक शून्य पर बच्चों समाप्त नहीं होंगे। तब यहाँ पर देखिए 2 और 5 दोनों शामिल होनी चाहिए, तो 2 शामिल है लेकिन बच्चों 5 शामिल नहीं है। तो यहां पर दिखाएगा चूंकि ए के आभाज्य गुणनखंड में 2 शामिल है, लेकिन 5 शामिल नहीं है, 5 शामिल नहीं है। ए के आभाज्य गुणनखंड में बच्चों 2 शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है, इसलिए 6 पावर n का इकाई अंक 6 पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। नहीं, क्योंकि बच्चों इकाई अंक शून्य पर समाप्त तब होता है जब उसका आभाज्य गुणनखंड निकालें। और याद अगर नहीं है तो 3 को आप लीजिए और उसमें उभयनिष्ठ संख्या को देखें और तर्क बच्चों इस प्रकार से लिख लेना है, तब जाकर वो इकाई अंक शून्य पर समाप्त होंगे, अन्यथा इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं। यहां पर बच्चों अब हम लोग भाज्य संख्या के बारे में कह रहा है कि व्याख्या करें कि इतना और इतना एक भाज्य संख्या है या नहीं। तो बच्चों इसमें 2 प्रश्न है। ये दो भाज्य संख्या कोई कब कहलाता है? भाज्य संख्या कोई तब कहलाता है जब आपको उस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक होता है, तो वैसी संख्या को भी भाज्य संख्या कहते हैं। और अगर अभाज्य गुणनखंड से तर्क देना चाहिएगा तो बच्चों जब किसी भी संख्या को कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा जा सके, यानी किसी भी संख्या को जब अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में यदि लिखा जाएगा तब जाकर बच्चों वो हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा, अन्यथा भाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। यानी बच्चों हमारा भाज्य संख्या तब होती है, बच्चों भाज्य संख्या हमारा तब कहलाता है, भाज्य संख्या हमारा तभी होता है जब उस संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा जा सके, तब जाकर वो भाज्य संख्या कहलाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर इसको मान लिया, माना कि a बराबर 7 गुने 11 गुने 13 + 13। अरे भाई यहां पर जब इतना हमारी वैल्यू आया तो अभाज्य गुणनखंड बच्चों कब निकालिएगा? जब इसको एक गिनती वाली संख्या के रूप में लाइएगा तब ना, और ये गिनती वाली संख्या के रूप में है ही नहीं, तो इसे कैलकुलेशन करके क्रिया करके आपस में गुना है तो गुना करके, जोड़ है तो जोड़ करके, घटाव है तो घटाव करके क्रिया करें, और क्रिया करने के बाद एक प्राकृत संख्या लाएं और उसका यदि अभाज्य गुणनखंड निकल गया तो बच्चों ये हमारा भाज्य संख्या कहलाएंगे, अन्यथा संभव नहीं। तो गुना करेंगे 13 गुने 7 63 91, और 91 में बच्चों 11 से गुना कर देंगे तो 1 9 1 9 1 9 1 10 बच्चों जो आ गया। फिर यानी 1 0 0 1 आ गया प्लस 13, अब यहाँ पर 1014 हो गया बच्चों। अब ये 1014 जो आया, ये 1014 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 1014 का अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाएंगे, 2 5 10 0 और 2 7 14, 2 5 10 0 और 2 7 14। फिर बच्चों ये 2 से कटेगा कि नहीं ये देखते हैं। तो 2 से विभाजित, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इकाई अंक 2 से नहीं कट रहा है। तो बच्चों 3 से सोचते हैं, 3 से ये विभाज्य होंगे कि नहीं, सीधे अंकों को बच्चों हम लोग जोड़ेंगे। तो अंकों का योग 7 5 12, 12 3 से कट जाता है, इसलिए संख्या भी 3 से कट जाएंगे। 3 1
तो हो गया 3 चका 18, 3 नमक 27। फिर बच्चों 13 से 169, 169, 13 से बच्चों जो है ना ये हमारा विभाज्य होगा। अब यहाँ पर हमारा जो वैल्यू जो आया ना, अब यहाँ पर लिखाएगा 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग ने क्या देखा कि यहाँ पर ये जो हमारी संख्या है ना, इस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। तो जब बच्चों किसी भी संख्या को जब अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में यदि लिखा जाता है तो बच्चों वैसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर लिखाएगा चूंकि ए को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। ए को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए ए एक भाज्य संख्या होगा। एक बच्चों जो है ना ये हमारी भाज्य संख्या होगी। तो कहीं पर भी जब किसी भी संख्या को जब बच्चों अभाज्य गुणनखंड यदि उसको निकल गया, अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा गया, तब जाकर वो भाज्य कहलाएगा। इसी प्रकार से इसको भी बच्चों क्रिया करके देखिएगा, ऐसी बनेगा। ये आपका HW में बच्चों रहा, बना के देखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों अगर समस्या रहेगी आपको तो ये नेक्स्ट क्लास में बच्चों आपको बताएंगे। बच्चों यहां हमारा करा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो बच्चों ये वृत्ताकार हमारा पथ है, मैदान के चारों वृत्ताकार पथ है। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट समय लगता है। रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट समय लगता है। यानी एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, रवि को बच्चों 12 मिनट लगता है। यहां से ये चलना प्रारंभ करता है, सोनिया और रवि यहां से बच्चों चलना प्रारंभ करता है। जब घूमता है ना तो एक चक्कर कहने का मतलब हुआ कि जिस बिंदु से वो चलना प्रारंभ किया, घूमते घूमते फिर पुनः उसी बिंदु पर जब बच्चों पहुंच गया तो उसको हम लोग एक चक्कर कहते हैं। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, रवि को 12 मिनट लगता है। यानी रवि आगे रहेगा और सोनिया क्या रहेगी, पीछे रहेगी, क्योंकि सोनिया धीरे धीरे चला। ये घूमते घूमते एक ऐसी स्थिति आएगा कि फिर पुनः ये दोनों का दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो वही पूछ रहा है फिर पुनः ये दोनों के दोनों एक साथ कितने समय के बाद एक साथ हो जाएंगे। इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए कह रहा है। ये कितने समय के बाद बच्चों ये सब एक साथ हो जाएंगे, इस चीज को मालूम करने के लिए बच्चों क्या करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो हमारा है ना, अब ये खुद सोचो, क्या 18 मिनट के पहला ही एक साथ हो जाएगा? कभी ऐसा होगा नहीं ना। जब भी एक साथ होगा तो 18 मिनट के बाद या 12 मिनट के बाद, तब बाद तो यानी बड़ी संख्या। और जब बच्चों दिए गए संख्या से अगर बड़ी संख्या को निकालना रहता है तो बच्चों उसके लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। यानी जो यहाँ पर हमारा जो संख्या दिया हुआ है ना, जो लाना है, जो जिसको हमें खोजना है, ये 18 से बड़ा को खोजना है, तो उसके लिए हमेशा बच्चों एलसीएम निकाला जाता है। और अगर जो खोजना है, अगर इससे छोटे चीजों को खोजना है तो उसके लिए बच्चों एचसीएफ निकाला जाता है। बड़ा तो एलसीएम और छोटा तो बच्चों एचसीएफ। तो यहाँ पर ये घूमते घूमते 18 मिनट के पहले तो एक साथ होगी नहीं, ये जब भी होगा था 18 मिनट के बाद, तो इसके लिए दोनों का वैल्यू को बच्चों जो है ना एलसीएम निकाल देते हैं, 18 और 12। 18 और 12 का बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, चाहे भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। 2 से लगाएंगे, 2 नमा 18, 2 छक्का 12। अब यहाँ पर बच्चों 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब तो यहाँ पर कुछ रहा नहीं, इसलिए एलसीएम बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2। तो बच्चों 3 दूनी 6 तिया 18, 18 दूनी 36। यानी समय में दोनों को मिलने का समय बच्चों हमारा 36 मिनट। यानी दोनों का जो है ना, दोनों को जो मिलने का बच्चों जो है समय लगाना, समय जो हुआ ना वह बच्चों हमारा के मिनट लग गया 36 मिनट। यानी 36 मिनट के बाद जो है ना 36वां मिनट में जो है ना दोनों का दोनों बच्चों एक साथ हो जाएगा। इसी चीज को बच्चों पता लगाने के लिए कहा है, यही हमारा मान।
बच्चों आज एक्सरसाइज 1.3 का बीटीबीसी का, इसमें सिद्ध करने के लिए आता है, सिद्ध करने के लिए कहता है कि सिद्ध करें अंदर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग तो जानते हैं बच्चों कि रूट के रूप में जितनी भी संख्याएं हैं जिसकी पूरी पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है वो सब अपरिमेय संख्या के अंतर्गत होती है। तो अंदर रूट 5 को घातांक के रूप में बदलेंगे तो 5 का पावर 1/2। तो जब पावर किसी पर अगर भिन्न के रूप में रह गया, बटा के रूप में रह गया, तो बच्चों वह भी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होगी। दशमलव के रूप में जब बदलते हैं बच्चों, तो दशमलव के बाद डॉट डॉट लगा हुआ रहता है, वो कभी कटता ही नहीं है, तो वह भी बच्चों हमारी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ गया और वो दशमलव रूप में अपरिमेय संख्या हो गया। एक घात के रूप में अपरिमेय संख्या को निरूपित किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। एक रूट के रूप में बच्चों को जो है अपरिमेय संख्या को दर्शाया जाता है। तो वहीं रूट 5 को सिद्ध करने के लिए कहता है कि सिद्ध करें कि अंदर रूट 5 जो है ना बच्चों, यह एक हमारी अपरिमेय संख्या है। तो रूट वाला को जब बच्चों सिद्ध करने के लिए कहा जाता है ना, तो इसके लिए मानते हैं कि यदि संभव हो तो माना कि अंदर रूट 5 जो है ना बच्चों, यह एक हमारी परिमेय संख्या है। जब किसी को भी अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहा जाता है तो उसके लिए बच्चों हमेशा माना जाता है कि यदि संभव हो तो माना कि यह एक हमारी परिमेय संख्या है। और बच्चों परिमेय संख्या जब कोई होता है ना, तो वह एक बटा के रूप में होता है, भिन्न के रूप में होता है, जो कि ऊपरे वाला और नीचे वाला एक पूर्णांक होता है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। जब q बोलल जा है ना, तो यानी नीचे के बारे में बोलल जा रहा है, और जब p कहल जा है एक मतलब ऊपर का के बारे में कहल जा रहा है। तो वही यहां पर यदि संभव हो तो माना कि अंदर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। बच्चों यदि संभव हो तो माना कि अंदर रूट 5 एक हमारी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बच्चों किस रूप में होते हैं? p बटा q के रूप में होते हैं। तो इसीलिए अंदर रूट 5 बराबर p बटा q, जहां p और q एक पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों यदि संभव हो तो माना कि अंदर रूट 5 जो है बच्चों, यह एक हमारी परिमेय संख्या है। इसीलिए अंदर रूट 5 किसी को भी यदि आप परिमेय मानिएगा ना, तो परिमेय संख्या हमेशा p बटा q के रूप में होता है। इसलिए अंदर रूट 5 बराबर p बटा q, जहां p और q एक पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बाद फिर बच्चों क्या करते हैं कि अंदर रूट 5 आया ना, इसको वर्ग करते हैं, वर्ग। रूट 5 का वर्ग बच्चों 5 आ गया। अब दो लगातार पूर्णांक खोजते हैं जिसमें एक का वर्ग करें तो बच्चों हमारा 5 से कम आए और एक का वर्ग करें तो 5 से ज्यादा आए, और वो दोनों संख्या जो हो वो लगातार प्राकृत संख्या होनी चाहिए, लगातार संख्या होनी चाहिए। बस यही ध्यान देना है। तो बच्चों एक का वर्ग करेंगे तो ये अभी 5 से कम है, 2 का वर्ग करेंगे 4 अभी भी 5 से कम है, फिर 3 का वर्ग करेंगे तो 9, तो 5 से ज्यादा हो गया। तो बच्चों कौन लेंगे हम? 2 और 3 लेंगे। ये 2 और 3 दोनों लगातार संख्या लेंगे। 2 का वर्ग किया तो 4, 3 का वर्ग किया तो बच्चों हमारा 9 आ गया। यानी यहां पर जो बच्चों हम लोग जो संख्या लेंगे ना, ये लगातार प्राकृत संख्या लेंगे कि जिसमें एक का वर्ग करें तो 5 से कम आए और एक का वर्ग करें तो 5 से ज्यादा आए। अब ये जो यहां पर हमारी जो वैल्यू आया ना बच्चों, इसे बढ़ते क्रम में सजा देते हैं। बढ़ते क्रम में सजाना कहने का मतलब होता है सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा को लिखते हैं। तो इसमें सबसे छोटा बच्चों कौन है? हमारा ये है, 4 है। तो इसको बच्चों हम लोग ने लिखा 2 स्क्वायर इज लेस देन अंदर रूट 5 का होल स्क्वायर इज लेस देन 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर लेस देन रूट 5 का होल स्क्वायर इज लेस देन 3 स्क्वायर। यानी यहां पर जितनी भी सब का सब जो वैल्यू है ना, इसे बढ़ते क्रम में सजा दिया। ये बच्चों पहले मुंह क्या है? बंद है, तो बंद है पहले, यानी ये छोटा का चिन्ह है। ये बच्चों यहां पर पहले मुंह क्या है? खुला हुआ है। जब बच्चों मुंह खुला हुआ है तो बच्चों ये हमारा बड़ा का चिन्ह है। इसे ग्रेटर है और इसे लिस्ट है। पहले मुंह है क्या? अगर पहले मुंह बंद है तो समझना होगा कि वो छोटा का है, पहले मुंह खुला हुआ है तो बच्चों समझना होगा कि वो बड़ा का है। तो वही चीज यहां पर जो आया ना वैल्यू, पहले छोटा को लिख दिया, उसके बाद इससे बड़ा को लिख दिया और उसके बाद इससे बड़ा को लिख दिया, सबसे बड़ा को बच्चों लास्ट में लिखा। अब यहां पर जब स्क्वायर कर देंगे ना, तब 2 दूनी 4 5 9 आ जाएगा। तो क्या 4 और 9 दो लगातार संख्या है? नहीं। तो हमको इसको ऐसे रूप में दिखाना है कि अंदर रूट 5 जो है ना, हमारा दो लगातार प्राकृत संख्याओं के बीच में है।
तो इसलिए सभी पर जो पावर 2 है ना बच्चों, ये 2 हमारा कट गया। 2 को हम लोग ने क्या कर दिया, काट दिया। ये भी 2 कट गया, यह भी 2 कट गया, यह भी 2 कट गया, तो बच गया 2, बच गया यहाँ पर √5, बच गया यहाँ पर 3। तो बच्चों क्या देखा गया कि अंदर √5 जो आया ना, ये अंदर √5 जो आया 2 और 3 के बीच में स्थित है। यानी √5 2 से बड़ा है और 3 से क्या है, छोटा है। तो बच्चों हम लोग ने क्या जाना कि 2 √5 चूंकि 2 से बड़ा है तो 3 से छोटा है, तो चूंकि √5 2 और 3 के बीच में स्थित है। चूंकि √5 जो हमारा आया ना बच्चों, ये √5 हमारा 2 और 3 के बीच में स्थित है। तो जब बच्चों √5 हमारा 2 और 3 के बीच में स्थित है, इसलिए √5 एक पूर्णांक संख्या नहीं होगा। √5 2 और 3 के बीच में स्थित है, यानी ये 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के बीच में स्थित हो गया। तो क्या जब कोई 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के बीच में कोई स्थित होगा तो कभी वो पूर्णांक होगा, क्योंकि 2 लगातार पूर्णांकों के बीच में कभी कोई पूर्णांक होता ही नहीं है। इसलिए जब क्योंकि √5 2 और 3 के बीच में स्थित है, इसलिए √5 एक पूर्णांक संख्या नहीं होगा। तो जब √5 एक पूर्णांक नहीं होगा तो √5 किसके बराबर है, p/q के बराबर है। इसलिए p/q भी एक पूर्णांक संख्या नहीं होगा। तो जब बच्चों ये पूर्णांक संख्या नहीं होगा, इसका मतलब है q इज ग्रेटर देन 1, यानी हर का जो मान होगा ना, वो हर का मान बच्चों 1 से बड़ा होगा। क्यों, जैसे में देखिए 3/4 परमेय है या परमेय है लेकिन पूर्णांक नहीं है, 5/6 परमेय है लेकिन पूर्णांक नहीं है, लेकिन 3/1 परमेय भी है और पूर्णांक भी है। तो एक परमेय संख्या पूर्णांक संख्या होता है कब, जब हर का मान 1 के बराबर होता है तब। ये बच्चों रफ में है हमारा, ये रफ है हमारा, इसको उतारना नहीं है। तो यहां पर एक परमेय संख्या भी एक पूर्णांक संख्या होता है, लेकिन वो कब होता है, जब हर का मान बच्चों 1 के बराबर, हर का मान बच्चों 1 के समान होता है, तब जाकर होता है। तो बच्चों p/q एक पूर्णांक संख्या नहीं होगा। इसका मतलब है कि हर का जो मान है, जैसे देखिए परमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, तो इसका मतलब है कि हर का जो मान है, नीचे का जो मान है वो 1 से बड़ा है। 1 से जैसे ज्यादा रहेगा ना तो बच्चों वो कभी पूर्णांक संख्या नहीं होगा। तो वही यहां पर कह रहा q इज ग्रेटर देन 1। तो फिर बच्चों इतना आ जाने के बाद फिर अब हम लोग का चलेगा कि चूंकि अंदर √5 बराबर p/q, अब दोनों पक्ष को बच्चों वर्ग कर दिया हम लोग ने, p/q का होल स्क्वायर, √5 बराबर p²/q², 5q बराबर p²/q। तो बच्चों अब क्या देखा, चूंकि LHS एक पूर्णांक है, लेकिन RHS एक पूर्णांक नहीं है। नहीं, जो संभव नहीं है। LHS एक पूर्णांक है लेकिन RHS एक पूर्णांक नहीं है, जो संभव नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है कि अंदर √5 एक परमेय संख्या है। अतः अंदर √5 एक अपरमेय संख्या होगा। ये भाषा बच्चों लिखना, ये सब में लिखना है। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, √7 हो, √11 हो, √3 हो, √2 हो, अगर इस रूप में बच्चों यदि सिद्ध करने के लिए कहता है ना, तो सब का ऐसे ही लिखाता है। भाषा में कोई बदलाव नहीं होता है। खाली ये √5 है तो बच्चों वो √2 लिखाएगा, ये √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 लगातार प्राकृत संख्या खोजेंगे जिसमें 2 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, तो 1 और 2 आएगा। लेकिन सारा भाषा सब बच्चों वही रहता है। भाषा में किसी भी प्रकार के कोई बदलाव नहीं होते, कोई चेंजिंग नहीं होती। तो बच्चों इस ढंग से हमारा बनाया जाता है। अब इस प्रकार के प्रश्न है 3+2 अंदर √5 एक अपरमेय है, तो इसमें भी वही बात बच्चों हम लोग करेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि 3+2 अंदर √5 एक परमेय संख्या है। बच्चों यदि संभव हो तो माना कि 3+2 अंदर √5 जो है ना बच्चों, यह एक हमारी परमेय संख्या होगा, यह एक हमारी परमेय संख्या है।
यहां पर सिद्ध करने के लिए करा है, तो वही बात मान लिया कि यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2 √5 जो है एक परमेय संख्या है। तो किसी को भी बच्चों यदि आप परमेय मानिएगा ना तो परमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में होता है। तो यदि संभव हो तो परमेय संख्या, इसलिए 3 + 2 √5 बराबर p/q, जहां p और q एक पूर्णांक है, p और q एक पूर्णांक है और q इज ए नॉट इक्वल टू। बच्चों यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2 √5 जो है यह बच्चों एक हमारी परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या जो होते हैं ना वो हमेशा p/q के रूप में होता है, बटा के रूप में होता है। इसीलिए 3 + 2 √5 बराबर p/q, जहां p और q एक पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। अब फिर बच्चों 3 इधर है तो 3 को उस पक्ष में फेंक दिया, 2 √5 बराबर p/q -3। 3 प्लस में है तो बच्चों उस पक्ष में फेंक दिया, इधर प्लस में है तो उधर गया बच्चों, तो वो हमारा माइनस के रूप में हो गया। अब बच्चों 2 √5, q लघुत्तम ले लिया, कट गया p a, तब बच्चों हमारा क्या हो गया -3q। 1 से q में भाग दिया तो बच्चों q आ गया। तो अब हमारा q कट गया, 1 में p से, तब p आ गया, 1 से भाग दिया q, तो 3 में q से गुना हो गया तो 3q आ गया। अब फिर बच्चों यहाँ पर 2 है, 2 को उस पक्ष में फेंक दिया, तो √5 p - 3q बटा क्या आ जाएगा 2q। 2 गुना के रूप में है, इधर से बच्चों इस पक्ष में गया, इधर जाएगा तो बच्चों हमारा भागा के रूप में होगा। तो √5 बराबर p - 3q बटा 2q आ गया हमारा। तो अब बच्चों यहाँ पर क्या देखा हम लोग ने कि रूट वाली जो हमारी संख्या आया ना, ये सब रूट वाली संख्याएं बच्चों हमारी एक कैसी संख्या है, एक अपरमेय संख्या है और ये परमेय संख्या है। तो जब अपरमेय अपरमेय कभी बराबर होगा, ये जे तर्क निकल गया हमारा। तो चूंकि LHS एक अपरमेय है और RHS एक परिमेय है जो संभव नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। LHS एक अपरमेय है, लेकिन बच्चों RHS एक परमेय है। तो कभी एक अपरमेय और एक परमेय कभी बराबर होगा, वही लिखा है कि संभव नहीं है, यानी ये दोनों बराबर नहीं होगा। अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या होगा। एक बच्चों कहीं पर भी किसी भी प्रकार की प्रश्न हो, जब अपरमेय संख्या बच्चों जब सिद्ध करने के लिए कहता है ना, तो इसी ढंग से बच्चों हमारा उत्तर है। तो इसी ढंग का अगर बच्चों यदि आ गया 6 √5, तो बच्चों फिर वही बात, ये माना कि लिखिए इतना बड़ा p/q, 6 को उस पक्ष में फेंक दिए, p/6q आ गया, तो फिर ये लिखा जाएगा तब LHS अपरमेय, लेकिन RHS बच्चों क्या एक परमेय है जो संभव नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है, यह एक हमारी अपरमेय संख्या, फिर ये भाषा जो दिखाता है उस भाषा को बच्चों। तो ये हमारा प्रश्न संख्या जो है ना बच्चों, तीसरा का जो है दूसरा और तीसरा ये HW में रहा। तीसरा का तीसरा इसी तरह का हुबहू है, तो इसको HW में रहा। अब बच्चों बनाने की कोशिश करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में HW का भी सोल्व देंगे। 1/√2 है और इसी सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध करें कि 1/√2 जो है ना बच्चों, यह एक हमारी अपरमेय संख्या है। तो इसे बच्चों सिद्ध करने के लिए हार में देखिए कि हार हमारा √2 है, भिन्न के रूप में है ना, बटा के रूप में है। तो अगर यदि किसी को सिद्ध करना है तो बटा कोई भी वैल्यू आपको अगर हर को भी सिद्ध कर दिया ना कि अगर वो अपरमेय है तो वो पूरी की पूरी भिन्न एक अपरमेय होगा। अंश को केवल सिद्ध कर दिया ना कि यह एक अपरमेय है तो पूरी भिन्न अपरमेय होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों कि एक अपरमेय संख्या और एक परमेय संख्या जबकि 0 न रहनी चाहिए, 0 को छोड़कर कोई भी परमेय संख्या लीजिएगा और अपरमेय संख्या लीजिएगा, अगर उसको गुना करिएगा ना तो हमेशा गुणनफल अपरमेय आता है, भागा करिएगा ना तो हमेशा भागफल अपरमेय संख्या आता है। तो यही है बच्चों कि बटा के रूप में है, तो इससे आपको नर्वस नहीं होना है। इसका मतलब है कि हमारा आपको √2 को सिद्ध करने के लिए कहता है, और √2 जैसे सिद्ध करते हैं ना बच्चों, वैसे इसको भी बना देना है और इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होता है। तो फिर बच्चों वही यदि संभव हो तो माना कि
अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या। बच्चों यदि संभव हो तो माना कि अंडर रूट 2 हमारा एक परमेय संख्या है, इसलिए अंडर रूट 2 बराबर p बटा q, जहां p और q एक पूर्णांक है, जहां p और q एक पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल। बच्चों यदि संभव हो तो माना कि अंडर रूट 2 हमारा एक परमेय संख्या है, इसीलिए अंडर रूट 2 बराबर p बटा q, जहां p और q एक पूर्णांक और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। q बराबर बच्चों हमारी 0 नहीं होगी। किसी को भी परमेय मानिएगा ना तो परमेय संख्या हमेशा बच्चों p बटा q के रूप में ही रहता है, p बटा q के रूप में होता है, जहां p और q एक पूर्णांक और q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर बच्चों फिर यहां पर अंदर रूट 2 का वर्ग कर दिया तो हमारा 2 आ गया। अब 2 लगातार गिनती वाली संख्या खोजो जिसमें एक का वर्ग करें तो 2 से कम और एक का वर्ग करें तो 2 से ज्यादा, यही तो रूल है यार। तो यहां पर हमारा एक का वर्ग किया तो 1 और 2 का वर्ग किया तो 4। अब इसे बच्चों कौन क्रम में सजाते हैं? बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम यानी हमारा मेन लक्ष्य मेन एम है कि रूट 2 को दिखा देना है कि रूट 2 हमारा पूर्णांक नहीं है और किसी को भी पूर्णांक नहीं है। उसे दिखाने के लिए मात्र बच्चों ये ध्यान देना है कि ये दिखाना है कि वो दोनों के दोनों संख्या वो दो लगातार पूर्णांकों के बीच में। तो बच्चों यहां पर एक स्क्वायर इज लेस देन रूट 2 का होल स्क्वायर इज लेस देन 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज लेस देन रूट 2 का होल स्क्वायर इज लेस देन 2 स्क्वायर। अब सभी पर पावर बच्चों 2 आ गया, तो इसलिए 1 इज लेस देन रूट 2 इज लेस देन 2। अब बच्चों यहां पर हम लोग ने क्या देखा कि अंडर रूट 2 जो हमारा है ना, ये अंडर रूट 2 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो बच्चों चूंकि अंडर रूट 2 1 और 2 के बीच में स्थित है। अंडर रूट 2 जो हमारा है ना, अंडर रूट 2 जो हमारा आया ना, ये बच्चों 1 और 2 के बीच में स्थित है। तो जब बच्चों रूट 2 जो है हमारा 1 और 2 के बीच में स्थित है, इसलिए रूट 2 एक पूर्णांक संख्या नहीं होगा। रूट 2 एक पूर्णांक संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूट 2 जो है ना वो हमारा 1 और 2 के बीच में स्थित है। तो जब बच्चों रूट 2 एक पूर्णांक संख्या नहीं हुआ तो इसका मतलब रूट 2 किसके बराबर है? p बटा q के। इसलिए p बटा q भी एक पूर्णांक संख्या नहीं होगा। तो जब बच्चों यह एक पूर्णांक संख्या नहीं होगा यानी q इज ग्रेटर देन 1, यानी हर का जो मान होगा बच्चों वो हर का मान हमारा 1 से बड़ा होगा, 1 से ज्यादा होगा। फिर पुनः बच्चों जो है अब यहां पर हम लोग जो है क्या चलते हैं, फिर वही बात, ये रूट 2 बराबर p बटा q, फिर वर्ग कर दिया 2 बराबर p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। एक q को बच्चों इस तरफ फेंक दिया p स्क्वायर बटा q। तो चूंकि LHS एक पूर्णांक है, लेकिन RHS एक पूर्णांक नहीं है, जो संभव नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है कि अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है। अतः अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। बच्चों ये भाषा हमारा लिखा जाता है और लेकिन रूट 2 को हमें सिद्ध नहीं करना है, हमें 1 बटा रूट 2 को सिद्ध करना है। तो बच्चों चूंकि रूट 1 बटा रूट 2 जो है ये रूट 2 का व्युत्क्रम है, तो चूंकि अपरमेय संख्या का व्युत्क्रम अपरमेय होता है। चूंकि अपरमेय संख्या का व्युत्क्रम हमारा अपरमेय होता है, तो बच्चों चूंकि रूट 2 एक अपरमेय है, इसीलिए 1 बटा रूट 2 भी एक अपरमेय होगा। क्यों? क्योंकि रूट 2 का व्युत्क्रम क्या है? 1 बटा रूट 2। चूंकि रूट 2 का व्युत्क्रम 1 बटा रूट 2 है, इसीलिए जब रूट 2 एक अपरमेय तो 1 बटा रूट 2 भी जो है वह कैसी संख्या होंगे? अपरमेय संख्या। बच्चों इस तरह से बच्चों बनाए जाते हैं। कहीं पर भी कोई अपरमेय जब रहेगा ना तो इस ढंग से बच्चों हम लोग सिद्ध कर सकते हैं।